क्वेश्चन 7 तक डिस्कस हो गया था और उसके बाद हमें डिस्कस करना है, तो चलो आगे शुरू करो। नेक्स्ट डाउट क्या है 7th के बाद? आपने होमवर्क में दे देते बाकी शायद। हाँ हाँ, तो डाउट तो पूछो। 12 12 से पहले किसी का डाउट? सर 10th में है मेरे को। 10th से पहले किसी का डाउट? सर 8th। 8th। सर 10th ही है। पूरा एक्सप्लेन कर एट्थ पे। यस सर, एक बार सारा ही कर दो। सबको एक एक में डाउट होगा तो सर आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। चलो, जब कोई बोलेगा तभी मैं एक क्वेश्चन पिक कर सकता हूँ ना। 8th किसी ने बोला है, लेट्स सी। कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच मेक्स इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस इन द रेशियो 2:3 एंड passes थ्रू द पॉइंट 6,4। ओके, तो अगर रेशियो दे रखा है तो क्या हम x और y इंटरसेप्ट को क्या लिख सकते हैं? सर 2x और 3y। सर रेशियो में क्या? ऐसे लेते हैं? नहीं मतलब नहीं तो हाँ सेम ले लेंगे 2x और 3x। x मतलब कि x हमारी इक्वेशन वैल्यू होता है 2a और 3a बोल रहे हैं, सेम नेम नहीं यूज करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी इन इंटरसेप्ट फॉर्म? विल दैट बी x अपॉन 2a प्लस y अपॉन 3a इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट में ऑलरेडी दे रखे हैं। अब यहाँ पर एक अननोन है, अननोन है a हमें नहीं पता है और इस अननोन को निकालने के लिए वी हैव अनदर इंफॉर्मेशन कि ये जो लाइन है ये पास करती है 6,4 से। दैट मीन्स 6,4 का सॉल्यूशन है। 6,4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x में 6 डाल सकते हैं और y में 4 डाल सकते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। सो दिस विल बी 18a प्लस 8 26 a तो हम नीचे रख भी सकते हैं 6a, तो 26 ही बचेगा। 26 अपॉन 6a इज इक्वल टू 1 और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 13/3। कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब एक बार a की वैल्यू आ गई फिर तो इक्वेशन लिख ही देंगे, बस वैल्यू पुट कर देनी। तो x अपॉन 26/3, तो ये 3 ऊपर आ जाएगा, प्लस y अपॉन 39/3, 39 और 3 ऊपर इज इक्वल टू 1। चाहो तो और जो कैंसिल हो रहा हो कर सकते हैं, या एलसीएम लेके क्रॉस कर सकते हैं, तो फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बट दिस इज द इक्वेशन। ठीक है, यस सर। यस सर। सर हाँ सर मैं ना सिर्फ क्वेश्चन 12 तक कर पाई थी, फिर मेरे से नहीं हो। फिर सर फिर मैं आज बाहर भी चली गई तो फिर हो नहीं पाया वो, सॉरी। ओके, कोई बात नहीं, कर लेना फिर। यस सर मैं कर लूंगी। हाँ, सर आंसर तो सर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 24 है। हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। 3 से 39 कैंसिल है और एलसीएम लेंगे तो ये 3x प्लस 2y अपॉन 26 आ जाएगा, जो कि वही है जो आंसर में गिवन है। दैट्स व्हाट आई वाज सेइंग, कैलकुलेशन कर लेना। चलो, क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। आस्था, सुहानी, कृतिका, रिया। कृतिका तुम्हारा तो वीडियो ठीक रहता है, मोहित ने तो शुरू से एक्सक्यूज दिया हुआ है। हाँ सर कर रही हूँ ऑन। सर वो मैंने आपको बताया था ना, मेरे मतलब कंप्यूटर में प्रॉब्लम चल रही है और दीदी की भी क्लास चल रही है, वरना उसके लैपटॉप से कर लेती, तो फोन से कर रही होंगी। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 में डाउट है किसी को? क्वेश्चन नंबर 9 नो सर। नो 10 सर। में आई थिंक डाउट है, 10 को पूछ रहे थे लोग। What will be the Yes, sir. intercept form of the equation of line which passes through this point and has slope this? इसमें क्या है भाई, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे हम क्या लाइन के इक्वेशन निकाल सकते हैं? सर पता नहीं, बहुत ही अजीब सा बन रहा था, मैच नहीं कर रहा था आंसर। पॉइंट स्लोप से निकाल सकते मैं हैं। प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। गिवन इंफॉर्मेशन की हेल्प से क्या हम लाइन के इक्वेशन लिख सकते हैं? यस सर। और एक बार अगर हमने इक्वेशन लिख दी तो क्या हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? यस। तो सुनने Yes, सुनने में तो लग रहा है कि हम कर सकते हैं। अब देखते हैं, शायद कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। सबसे पहले तो वी नो
पॉइंट पता है लाइन जिससे पास कर रही है और स्लोप पता है, तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं। y माइनस y1 इसको मैं 9/2 लिख लेता हूँ, डेसिमल हटा देता हूँ, इज इक्वल टू m 5/2 x माइनस x1 x माइनस 3। लेफ्ट हैंड साइड पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2y माइनस 9/2 इज इक्वल टू 5x माइनस 15 अपॉन 2 है, पूरा पूरा अपॉन 2 कैंसिल, एंड वी गॉट द इक्वेशन 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक। नाउ हमें लिखना है इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में, तो ये तो हमने सीखा हुआ है कि कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? 6 से डिवाइड सर 6 से डिवाइड कर 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 5x अपॉन 6, बीच में प्लस होता है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस 2 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। और अच्छे से लिखना है तो x अपॉन 6 अपॉन 5 इंटरसेप्ट फॉर्म प्रॉपरली, प्लस तो कैंसिल हो गया है, y अपॉन 3 बचा सिर्फ माइनस 3 इज इक्वल टू 1। लिख गई ये क्वेश्चन इंटरसेप्ट फॉर्म में। आंसर कुछ और है क्या? सही यही है सर यही है। तो फिर क्या गड़बड़ हो रहा था? सो मैंने डेसिमल में पता नहीं क्या करा, मेरे पहली क्वेश्चन ही गलत बन रही है। ओके सर लिख लिया। ओके, नेक्स्ट डाउट, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। 11 में किसी को डाउट? 12 12 में रिकॉर्ड है 12 में कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ x एंड, कुछ बोल रहा है? सर मैंने आवाज नहीं आई बिल्कुल, क्या बोला? फिर से बोलना मुझे, टाइप कर देना या मैसेज कर देना। कह रहा व्हाट इज द सम ऑफ x एंड y इंटरसेप्ट मेड बाय द लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन एंड पासेस थ्रू अ पॉइंट। ओके, गिवन इंफॉर्मेशन से क्या हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस सर। पहले सिर्फ प्रोसेस की बात कर लो। हमें ये पता है कि हमारी लाइन एक गिवन पॉइंट से पास हो रही है और किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो ओके, एक पॉइंट तो पता है। क्या हमें लाइन का स्लोप पता चल जाएगा? यस सर। कैसे? पहले वाली क्वेश्चन से स्लोप निकल जाएगा, फिर m1 m2 से दूसरे वाले का निकल जाएगा। गिवन जो लाइन है उसका स्लोप निकल जाएगा, हमारी लाइन उसके परपेंडिकुलर है, तो m1 m2 इज इक्वल टू -1 से हमारी लाइन का स्लोप मिल जाएगा। स्लोप मिल गया, पॉइंट पता ही है, तो हम लाइन की इक्वेशन लिख देंगे। एक बार इक्वेशन लिख देंगे फिर तो इंटरसेप्ट निकाल ही सकते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सर आ गया। कर देता हूँ मैं। तो गिवन लाइन का स्लोप है m1 हो गया, माइनस a अपॉन b लगा दो तो 3/5, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप हो गया -5/3। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 y माइनस 3 इज इक्वल टू m माइनस 5/3 x माइनस x1 जो कि है 4। क्रॉस कर लेते हैं तो 3y माइनस 9 इज इक्वल टू -5x प्लस 20 एंड दिस गिव्स अस द इक्वेशन 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 29। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए 29 से डिवाइड कर देते हैं, तो x अपॉन 29/5 प्लस y अपॉन 29/3 इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट मिल गए, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सम ऑफ इंटरसेप्ट आ जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो इसके आगे 13 नोट कर लो पहले, फिर करते हैं आगे बात। 9/5 और 29/3 को ऐड करना होगा ना? 29/5 एंड 29/3, ठीक बोल रही हो। कर लिया। अब
सर एक सर? सेकंड बस रुक जाना। हाँ हाँ ले लो। सर हाँ सर मैं क्लास नहीं अटेंड कर पाया था सर, तो मैंने रिकॉर्डिंग देखी सर और क्वेश्चन 5 तक कर लिए थे सर, उसको नहीं कर पाया। अब तक कर लिया था, आगे क्या बोला? सर 5 तक कर लिए थे सर, उसके आगे सर मैं आज कर भेज ठीक, दूंगा। आई थिंक मोस्टली डाउट डिस्कस हो गए, कर लेना, जो डाउट आएगा वो डिस्कशन में देख लेना, फिर भी कुछ रह जाए तो पूछ लेना। ओके सर। चलो नेक्स्ट 13 में कोई डाउट? और सर इस वीक जो टेस्ट होगा ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन? दोनों ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। ओके सर। 13 में बताओ भाई, डाउट है कि नहीं है? सबने किया है? मैंने नहीं किया। कितने लोगों ने किया है? रेज हैंड कर देना। सर मुझसे लास्ट के 13, 14, 15 नहीं हुए। नहीं हुए, कोई इशू नहीं। जिन्होंने किया है रेज हैंड करना जब। नहीं हुआ सर, मतलब एक तो पता है वो M1 M2 इक्वल्स टू -1 लगाना, पर वो हुआ नहीं। नहीं हुआ नहीं पूछ रहा हूँ, नहीं किया पूछ रहा हूँ। कितने लोगों ने किया है? रेज हैंड तो करो भाई। तो एक, मुझे उनको रेज हैंड करना है। हाँ 4 लोग, मैं सर थोड़े से छोड़ देते। 8 लोग, 9 लोग। ओके मोहित, तुम क्यों नहीं कर रहे हो काम? इसमें तो कोई इशू नहीं है, नेट कैमरा सब कुछ नहीं चाहिए, तो घर पे हो जाएगा बैठे बैठे, मक्कारी करते रहते हो। तो बेसिकली 13th डाउट है ना? आई गेस सर पीछे क्वेश्चन 12 का आंसर 72/5 दिखा रहा है। हाँ तो वो 29/5 और 29/3 को ऐड करेंगे तो आ नहीं तो जाएगा। मैं करके देख लेता हूँ। तो 49 कॉमन लेंगे, ऐड करेंगे तो ये 8/15 आ जाएगा। इसमें से कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो 72/5 तो नहीं बन रहा है। हाँ वो 232/15। सर मेरा 232/15 आ रहा है। ये ऐड करने पे? हाँ सर 232/15। हाँ हाँ, मतलब ये आंसर से मैच नहीं कर रहा है। हाँ 232/15 और ये है 216/15। हाँ कैलकुलेशन एक बार देख लो, कैलकुलेशन में गलती नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, सही आंसर होगा। 12 में देखो मैंने नीचे 13 नंबर क्वेश्चन देख के उससे स्लोप लिख दिया था। पूरी क्लास बैठ के पता नहीं क्या सो रही है। गिवन लाइन का स्लोप 3/5 है या 5/3 है? गधों की तरह बैठे हो सब। सर पहले का तो 3/5 ही होगा ना, मतलब M2 -5/3 हो जाएगा। क्वेश्चन 12 में है, देखो कंफ्यूजिंग ये है कि क्वेश्चन 13 में भी सिमिलर इक्वेशन है। मैंने क्वेश्चन 13 देख के स्लोप लिख दिया है, ये एक्चुअली ये क्वेश्चन 12 का नहीं है। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन में क्वेश्चन चेंज है, ये मान लो, क्योंकि गिवन लाइन का स्लोप 5/3 होगा। ऊपर नीचे लिखे हुए हैं इसलिए गलती से लिख दिया मैंने। ठीक है, हाँ सर आपने वो 13th वाली का इक्वेशन का कर दिया स्लोप। अरे M2 फिर -3/5 होगा। हाँ अगर ये पूरा लिख लिया तो क्वेश्चन चेंज कर लो बस। शीट में क्वेश्चन में नीचे वाली इक्वेशन लिख लो, ऊपर 3x - 5/21 लिख लो, उसके हिसाब से हमने क्वेश्चन कर दिया है। ठीक है, या फिर स्लोप चेंज करके पूरा क्वेश्चन फिर से कर लेना। चलो 13th देखो, कह रहा है द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन cuts the y-axis at distance of 5 units below the origin. Find the y-intercept cut by the line. देखो ये अगर हम लाइन की इक्वेशन निकाल लें तो y-intercept निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। यस अभी कह रहा है कि हमारी जो लाइन है वो गिवन लाइन के परपेंडिकुलर है, तो क्या हम अपनी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं? गिवन लाइन का स्लोप यस सर। सर M1 M2 M1 M2 वाली तो इग्नोर। हमें रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप पता है। अब ये कह रहा है कि कट्स द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट बिलो द ओरिजिन। दैट मींस किस पॉइंट की बात कर रहा है? y एक्सिस 5 y को -5 वाला। पॉइंट क्या हो जाएगा वो? 0,-5। 0,-5। स्लोप पता है, पॉइंट पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे। यस सर।
बस बात खत्म हो गई। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी? गिवन लाइन का स्लोप है पिछले जैसा ही हो गया, तो m1 है 3/5, तो m2 आ जाएगा -5/3। तो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या आ जाएगी? y माइनस y1, तो y प्लस 5 हो जाएगा, ये -5 क्योंकि वहां पर इज इक्वल टू m x माइनस x1 जो कि x माइनस 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई 5x प्लस 3y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अभी देख लो y इंटरसेप्ट क्या होगा। y इंटरसेप्ट क्या होता है? या तो हम इस लाइन को y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्म में लिख लें, तो क्या उससे y इंटरसेप्ट मिल जाएगा? यस सर। ठीक है, जो c आ जाएगा भाई y इंटरसेप्ट होगा। इनफैक्ट इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है। हमारी लाइन अगर 0, f से जा रही है तो हमें डायरेक्टली आंसर पता ही है, इंटरसेप्ट -5 ही आएगा। ये तो क्वेश्चन में ही दे दिया है। आई थिंक मैंने क्वेश्चन को ठीक से फ्रेम नहीं किया। हाँ सर, 5 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन है तो फिर माइनस। हमारी लाइन इससे जा रही है तो यही तो इंटरसेप्ट कट कर रही होगी। पर आंसर -3 Yes. है सर। अब मैं समझ गया। इसमें ऐसा करो, x इंटरसेप्ट लिख लो, y तो हमें पता ही है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन को x इंटरसेप्ट का बना लो। अब ये जरूरी नहीं कि फॉर्म में तुम कन्वर्ट करो। x इंटरसेप्ट कैसे निकाल सकते हो? ये तुम क्लास 10 में भी निकाल सकते हो। किसी भी लाइन का x इंटरसेप्ट निकालना है मतलब कि वो x एक्सिस से किस पॉइंट से जा रहा है, तो ये पॉइंट तो निकालना है। तो बताओ x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा? x एक्सिस या y एक्सिस को लाइन किस पॉइंट पे कट करेगी? ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं 10th में, बोर्ड में भी आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये लाइन एक्सिस को कहाँ कट करेगी? जहाँ पर y 0 होगा। y को कहाँ कट करेगी? जहाँ पर x 0 होगा। तो अगर हमें x इंटरसेप्ट निकालना है तो हम देख लेते हैं वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर y 0 होगा। जब y 0 होगा तो y 0 डाल दोगे तो 5x इज इक्वल टू -15 -3 हो जाएगा x। इज इक्वल टू माइनस। आई थिंक आंसर में वही दे रखा है, तो क्वेश्चन में वो गलती हो गई, y इंटरसेप्ट लिख दिया है, उसकी जगह वहां पर x इंटरसेप्ट लिख दो। चाहो तो इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करके निकाल लो आंसर, बात एक ही है। सर 1 मिनट हटाना मैं। सर हो गया। हटा दीजिए। नेक्स्ट 14th में भी डाउट है आई गेस। 15th में Yes. 14th तो फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें क्यों डाउट है? सर इसमें क्या tan 135 वो वाला लगेगा? बिल्कुल। कह रहा है द एंगल बिटवीन दीस टू लाइंस इज दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। दो लाइंस के बीच का एंगल दिया है, तो स्लोप दो लाइन के बीच के एंगल का फॉर्मूला हमें पता है ना, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अभी देखो मॉड अगर लगा देंगे तो ये एक्यूट एंगल की बात होती है, तो अगर मॉड लगा रहे हो तो फिर हम एंगल को, अगर एक एंगल दो लाइन के बीच में 135 है, दूसरा एंगल 45 हो जाएगा। समझ गया ना? तो लाइन है, ये एंगल 135 है तो ये एंगल 35 हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा। तो अगर मॉड लगा रहे हो तो 45 एंगल ले लो, हाँ सेम ही बात हो जाएगी। तो tan थीटा 1 हो गया, tan 45 के लिए मॉड लगा हुआ है। एक लाइन का स्लोप पता है हमें, जो कि पूरी इक्वेशन दे रखी है, तो एक लाइन का स्लोप हो जाएगा 1/2। 1/2 माइनस दूसरी का नहीं पता है, उसको m ले लेते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस m/2। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m2। अब इसमें देखो दो पॉसिबिलिटी होंगी। अच्छा तुम लोगों को उल्टा सॉल्व करना नहीं आता है। एक बात समझो, अगर मैंने कहा मॉड x इज इक्वल टू 5 तो x की वैल्यू क्या होगी? सर -5। सर +-5। दोनों हो सकते हैं ऑफ कोर्स। अगर मॉड x 5 हो सकता है x 5 हो या हो सकता है x -5 हो।
ये हमेशा एप्लीकेबल है मॉड वाले केसेस में, यस सर। समझ गए बात? कभी भी अगर हम मॉड हटाते हैं तो हमें हमेशा दो सोल्यूशन लेने होते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ। तो इट इज पॉसिबल कि ये 1 हो, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 1/2 माइनस m इज इक्वल टू 1 प्लस m/2। सॉल्व कर लेंगे, 3m/2 इज इक्वल टू -1/2 और 2 से 2 कैंसिल और m की वैल्यू आ जाएगी -1। देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी, जब हम मॉड हटाएंगे तो हो सकता है माइनस, इसकी वैल्यू -1 होती। दोनों चीजें पॉसिबल हो कि मॉड ऑफ समथिंग 1 है तो समथिंग 1 भी हो सकता है और -1 भी। दूसरा केस क्या आ जाएगा 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m/2 दैट शुड बी इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 माइनस m इज इक्वल टू -1 माइनस m/2, हो जाएगा m/2 इज इक्वल टू 3/2 और यहाँ से m की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक लाइन से अगर कोई पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए लाइन जा रही है तो हमेशा दो पॉसिबिलिटी है। सोचो अगर मैं बोलूं कि यार एक लाइन है उससे 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए दूसरी लाइन जा रही है, तो 10 डिग्री का एंगल बनाते हुए सिर्फ एक ही लाइन नहीं पॉसिबल है भाई। ये लाइन 10 डिग्री बना रही है, एक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो 10 डिग्री बना रही हो, समझ गए? ये 10 और ये दूसरा 10, ठीक है। कोई कहे कि एक ऐसी भी हो सकती है हम स्लोप की बात कर रहे हैं, उसका स्लोप तो फिक्स ही होगा। अगर ये तुम 10 ले लोगे तो ये पैरेलल लाइन ही तो हो गई, ठीक। तो स्लोप दो ही पॉसिबल है, एक इस साइड झुका हुआ, दूसरा इस साइड झुका हुआ, सेम एंगल पे। एग्रीड? अच्छा, इसके एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो यू ऑलवेज नो देयर आर 2 आंसर्स, इन दोनों आंसर में हमेशा सेम रिलेशन होगा, m1 m2 -1 वाला। एक 3 आया, दूसरा -1/3 आएगा। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यू कैन जस्ट फाइंड वन आंसर, तुम्हें दो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक निकाल लो, दूसरा नेगेटिव रेसिप्रोकल कर देना। एक 5 आया तो दूसरा -1/5 आ जाएगा, ठीक है? ओके सर। ये ओके सर हर बार नेगेटिव रेसिप्रोकल ही आएगा, मतलब हर बार चेंज नहीं होगा? हमेशा ऐसा ही होगा, दो लाइनें जब आएंगी। ओके सर। सर जैसे आप बता रहे हो तो इजी लग रहा है, बट ऐसे खुद से दिमाग ही नहीं चल रहा, मतलब चल रहा था। These are new topics, higher classes topic, तो जब और प्रैक्टिस करोगे तब दिमाग चलेगा धीरे धीरे। अभी तो बस तुमने पढ़ा है, टॉपिक शुरुआत की है, कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तुरंत थोड़ी ना एक टॉपिक पे ग्रिप बन जाती है हमारी। सर इसकी प्रैक्टिस हम 11th की बुक, ये 11th का या 12th का? वैसे 11th का है। आप थोड़े क्वेश्चंस भेज दोगे जो हम कर सकते हैं? मैंने क्वेश्चन दे दिए हैं आई थिंक। देखो मेरा जो पर्पस है फाउंडेशन कोर्स का, ये बिल्कुल ऐसा जो और जगह फिटजी, आकाश, इन सब जगह जैसा होता है वैसा पर्पस या वैसा प्लान मेरा कभी नहीं था। बिकॉज आई वांट कि तुम लोग सीख जाओ बेसिक चीज। ये चीज तुम्हें सब कुछ दोबारा पढ़नी होंगी अगर तुम जेई की तैयारी करते हो या नीट की तैयारी करते हो, तो वो फिर से बेसिक लेवल से शुरू होगा। तो अभी पर्पस सिर्फ ये कि यू नो द टॉपिक्स, तुम्हें जस्ट पता है कि हाँ कुछ ऐसा होता है। अभी मैं ज्यादा लोड दे दूंगा तो तुम्हें डबल नुकसान हो जाएगा, हो सकता है तुम्हें समझ में बिल्कुल भी ना आए, या ये भी हो सकता है कि तुम्हारी करंट स्टडी हैम्पर हो जाए। तो आइडिया है कि बस तुम्हारे बेसिक्स क्लियर हो जाए, पढ़ना तो है ही आगे हमें, ठीक है। और प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं भेज दूंगा, कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हर टॉपिक में हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, जितना तुम्हारी एज में जा सकते हैं अकॉर्डिंग टू मी। ये तो दूसरे टीचर का दूसरा पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट मेरा एम बिल्कुल क्लियर है कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी ऐसा लोड ना है कि दिमाग खराब हो बिल्कुल भी, क्या हो गया ऐसा, ठीक है। ऑल्दो कई टॉपिक तुम्हें 11th तक के कवर हो गए, 11th के सीबीएसई, 11th के जब तुम मैथ्स देखोगे तो आधी मैथ्स तुम्हें आती है अगर तुमने अच्छे से फाउंडेशन पढ़ा है। चलो क्वेश्चन 15, ये तो रेगुलर क्वेश्चन था। इसके अंदर इक्वेशन पता नहीं, मतलब मैं स्लोप निकाल के कर रहा है पर मैच नहीं कर रहा। 2 पॉइंट दे रखे हैं तो 2 पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लेंगे और फिर उसको डिफरेंट फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, y minus y1, तो y plus 9 is equal to y2 minus y1 20 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये तो हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। y plus 9 is equal to 4x minus 3, या इसी को लिख दें 4x minus y is equal to
12। 4x minus 3 -12 होगा। हाँ सर माइनस 12 4x होगा। -12 होगा। अच्छा हाँ 4x minus 12 होगा, जो हो गया 4x minus y is equal to 21। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जनरल फॉर्म हो गया। अभी देखो हमें इसको लिखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, मतलब y is equal to mx plus c, y एक तरफ आगे सब कुछ एक तरफ, तो ये y is equal to 4x minus 21 लिख सकते हैं। ये हो गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यस सर। ठीक है, Yes, sir. फिर इसको लिखना है इंटरसेप्ट फॉर्म में, 21 से डिवाइड कर दें तो x अपॉन 21/4 प्लस माइनस y अपॉन माइनस 21, माइनस में यहाँ लिख दिया सो दैट हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे। ये हो गया इंटरसेप्ट फॉर्म। आखिरी है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म के लिए याद है क्या करते हैं? Sir, root a square plus b square. Root a square and plus divide. रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा रूट 17, तो 4 अपॉन रूट 17 एक -1 upon प्लस √17। माइनस 1 अपॉन रूट 17, बीच में प्लस है स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, तो बीच में प्लस ही रखो। y इज इक्वल टू 21/√17। राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं। चेंज हो गया है ये नॉर्मल फॉर्म में। क्या कहेंगे कि यहाँ पर cos ओमेगा आ गया है। x मतलब 4x minus y is equal to 21 कौन सा फॉर्म है इसका? जनरल। ये जनरल। ओके। साइन ओमेगा यहाँ पर आ गया है -1/√17। किस क्वाड्रेंट में एंगल होगा? फोर्थ में होगा। तो अगर हमें फाइनली लिखना है तो वी कैन राइट x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा is equal to 21/√17 where ओमेगा को एक्सप्लेन कर देते हैं, tan ओमेगा is equal to -1/4। स्टैंडर्ड नहीं होता है तो हम इस तरह से एक्सप्लेन कर देते हैं, स्टैंडर्ड होता है तो हम एंगल लिख देते हैं ओमेगा की जगह। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। में इक्वेशन लिखने के बाद ये सब भी लिखना होगा कि cos ओमेगा ये और ये। हाँ फाइनल इस तरह से लिखेंगे तो दिखेगा, तभी तो दिखेगा नॉर्मल फॉर्म में। ओके सर। हाँ सर हमने यहाँ पे सर tan ओमेगा क्यों लिखा सर? मतलब x cos और शॉर्ट में y लिखने sin। के लिए, या तो दोनों अब या तो हम दोनों लिखते हैं या हमने शॉर्ट में लिखने के लिए tan ओमेगा लिख दिया। कन्वेंशन है, यूजुअली tan ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके सर। डन? एक सेकंड। Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. ये बता देना। अनदर सर हो इंफॉर्मेशन। गया। सैटरडे को मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होगी। Okay sir. Okay, sir. Okay, sir. खुश हो गए सब लोग? नहीं सर। अरे हंसी तो रोक नहीं रही है। सर हमारे पता है स्कूल खुल रहा है, मतलब रिवीजन क्लासेस के लिए। स्कूल खुले हैं वैसे तो, हम एग्जाम के लिए खोल रहा हूँ, क्लासेस तो कम ही स्कूल दे रहा हूँ आई गेस। एनीवे चलो एक लास्ट पढ़ लेते हैं। हमारे स्कूल क्या खुशी? ऑल्टरनेट डेज पे सारे स्कूल मतलब खुल रहे हैं और हर दिन 3 ही पीरियड होते हैं सर। ओके चलो लास्ट थिंग देख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। किसी पॉइंट की अगर किसी लाइन से डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूला है इसके लिए, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, कहीं पूछा भी नहीं जाएगा, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अगर हमें किसी पॉइंट x1, y1 की डिस्टेंस निकालनी है लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से, देयर इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला, d इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसका मॉड। डिस्टेंस पॉजिटिव में होती है हमेशा, तो बाई चांस नेगेटिव आ जाएगा तो मॉड ले लेंगे, तो अल्टीमेटली हमें आंसर प्लस में लिखना है। सिंपल है, लाइन की इक्वेशन है, बस ये जो पॉइंट है उसको पुट कर देना है। तो वट एवर इज कमिंग दैट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सर अभी हटाना मत सर नोट। हाँ अच्छा, अगर मैं यही पूछूं कि किसी लाइन की ऑरिजिन से डिस्टेंस का फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे?
तो उसमें x और y 0 हो जाएगा। सर x1 और y1 0 0 0 x1 और y1 0 हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया? सॉरी t t upon upon root root a a square square plus plus ये b अपॉन square रूट ए स्क्वायर प्लस b b अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला वैसे तो इसी फॉर्मूले से आया, कुछ नया फॉर्मूला नहीं है, बट फिर भी जनरली जल्दी याद रखने के लिए यू कैन कीप दैट इन माइंड। ओके सर। सर हो गया। नाउ अगर इस डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से इफ आई वांट टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस आई कैन यूज दिस फॉर्मूला। सी हाउ। पहली बात तो डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस की बात तभी आएगी जब वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं। अगर लाइंस पैरेलल नहीं तो उनकी डिस्टेंस का तो कोई मतलब नहीं, वो तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो उनके बीच की डिस्टेंस क्या ही बोलेंगे। बट if two lines are parallel we can talk about distance between them. So anyone who can think कि हम कैसे अभी जो हमने फॉर्मूला सीखा है उसकी हेल्प से दो लाइंस के बीच की डिस्टेंस बता सकते हैं। मान लो एक लाइन ऐसी है और दूसरी लाइन ऐसी है, हाउ टू फाइंड। दूसरी लाइन पे कोई पॉइंट दिया होगा तो उसका अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो वो तो पॉइंट नहीं गिवन होगा। हाँ, आज तक कोई पॉइंट वगैरह नहीं गिवन है, दोनों लाइन की इक्वेशन गिवन है। और प्लस मैं कैलकुलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। कैन यू गिव द आइडिया हाउ कैन वी थिंक डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या करना चाहिए? सर इक्वेशन से इंटरसेप्ट आ जाएगा सर। इंटरसेप्ट सर एक पॉइंट मिल गया और लाइन मिल गई तो सर निकाल इंटरसेप्ट नहीं। हाँ, कोई और भी बोल रहा था। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे ना। कहाँ से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे सर, पॉइंट से परपेंडिकुलर बना देंगे। कौन से पॉइंट से? जो हमने अभी सीखा है उसके उस हिसाब से सोचो। सर ओरिजिन सर जैसे सर ओरिजिन से सर मैं बताऊं सर, जैसे एक लाइन हमारी x/0 के फॉर्म में होगी, मतलब एक पॉइंट जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। हाँ, तो सर उससे फिर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सदान तुम क्या बोल रहे थे? कोई बात नहीं। सर ओरिजिन एक पॉइंट ले लेते हैं और सर दोनों लाइन में सर ये वाली इक्वेशन पुट कर देते हैं। इससे क्या होगा? सर डिस्टेंस आ रहा है सर, मतलब दो डिस्टेंस आ जाएंगे उन दोनों का डिफरेंस। वेरी गुड। अच्छा बताओ, अगर मैं लाइन मान लो ये लाइन 1 है, लाइन 1 की ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल सकता हूँ फॉर्मूला यूज करके? यस सर। लाइन 2 की भी डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ओरिजिन से? यस सर। माइनस कर देंगे, दोनों का डिफरेंस ले लूंगा तो दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। ग्रेट। तो मान लेते हैं ये लाइन है ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ये लाइन है, दोनों लाइन पैरेलल है इसलिए मैं देखो स्लोप सेम ले रहा हूँ, ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो देखो पहली लाइन की डिस्टेंस क्या आ जाएगा ओरिजिन से? d1 बोलूं अगर मैं तो क्या वो c1 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगी? यस सर। और दूसरी लाइन की डिस्टेंस आ जाएगी c2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखो लाइन दोनों एक ही साइड है, अभी मैंने मॉड नहीं लगाया है। इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव आ रहा हो तो दोनों में पॉजिटिव आ रहा हो, बिकॉज दे आर ऑन द बोथ साइड ऑफ ओरिजिन। अगर नेगेटिव आंसर आ रहा होगा तो दोनों के लिए नेगेटिव आ रहा होगा। तो पहले हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लेते हैं, फिर लास्ट में मॉड ले लेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइंस क्या हो जाएगी? डिस्टेंस बिटवीन लाइंस विल बी सर और एक अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ एक थर्ड में, फिर बता। तो फॉर्मूला बन जाएगा c1 माइनस c2 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो तुम्हें डायरेक्टली फॉर्मूला इंडिविजुअल निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ जैसे आस्था ने पूछा या मैंने अभी बताया कि दोनों एक साइड है, हो सकता है इसका आंसर आ रहा हो 8, इसका आंसर आ रहा हो 5, तो आंसर आ जाएगा 8 माइनस 5, 3 होगा डिस्टेंस। हो सकता है वैल्यू पुट करने पे नेगेटिव आ रहा हो। तो मेरा ये कहना है कि अगर ओरिजिन के सेम साइड में दोनों लाइनें हैं तो साइन हमेशा सेम ही आएगा, दोनों में पॉजिटिव आएगा या दोनों में नेगेटिव आएगा। तो हो सकता है कि एक में आंसर आ रहा होता -8, एक में आ रहा होता -5, क्या तब भी आंसर फाइनली सेम ही आता? दोनों का डिफरेंस आ गया -3, लास्ट में मॉड लगा हुआ है, ठीक है। यस सर। अगर लाइन अलग अलग तरफ होती तो साइन ऑपोजिट आ रहे होते हैं। इसका मतलब क्या है कि यार एक का आ रहा होता 8 और दूसरे का आ रहा होता -3, ठीक है। अब देखो ये इधर से 8 है और ये इधर से 3 है, तो नेट 11 होनी चाहिए डिस्टेंस।
Yes, sir. हमारा फॉर्मूला Yes, इस sir. को ऑलरेडी कवर कर लेगा, बिकॉज हमारा फॉर्मूला क्या है C1 माइनस C2, तो 8 माइनस माइनस 3, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूले में सब कुछ कवर हो गया है कि लाइन सेम साइड है, लाइन डिफरेंट साइड है, व्हाटएवर, तो तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है. दिस फॉर्मूला विल वर्क फॉर एवरी फॉर्म इन एवरी सिचुएशन. ठीक है, Yes. चलो नोट डाउन द फॉर्मूला. क्या? So, सॉरी, आई वाज ऑन अ कॉल. कृतिका कुछ पूछ रहे थे? so मैं ये बोल रही थी कि नोट डाउन कर लिया. अच्छा, ठीक है. ओके, अनदर इम्पोर्टेंट थिंग जो लेट्स सी, मुझे एक एग्जांपल लिखने दो. जैसे मैं बोलूं कि एक लाइन है 2x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू लेट्स से 3, एंड दूसरी लाइन है 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू, अच्छा इज इक्वल टू 3 को लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0. नाउ कैन यू ऑब्जर्व दीज आर पैरेलल लाइंस, तो इनके बीच के डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? डायरेक्टली देख सकते हैं. Yes, सब पैरेलल है. क्या हो जाएगा डिस्टेंस? 7 plus 2 9 अपॉन 9 upon root a square. रूट 13. ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, डायरेक्ट आंसर है, दिस इज परफेक्टली राइट आंसर. अनदर सिचुएशन, मैंने कहा हमारी लाइन है 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 4x प्लस 2y प्लस 10 या प्लस, चलो 9 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0. क्या ये पैरेलल लाइंस हैं? यस, बिल्कुल है. Yes, sir. दोनों का निकालोगे माइनस ए अपॉन बी से, तो माइनस 2 ही आएगा हमारा स्लोप. नाउ यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? सर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कौन सी लाइन है? बिल्कुल, देखो अभी हाथ में 2 ए भी देखने लगे कि यार पहली लाइन के लिए तो ये है 2 और 1, दूसरी लाइन के लिए है 4 और 2, तो ऑब्वियसली तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या पहले इक्वेशन को? जब भी हमें फॉर्मूला लगाना है, वी नीड टू मेक श्योर कि दोनों लाइन के ये कोफिशिएंट सेम है, और कभी अगर सेम नहीं होते हैं तो दे कैन इजीली बी मेड सेम. पहले लाइन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 2 उसमें भी बन जाएंगे, उसके बाद फॉर्मूला लगाओ. तो हम पहले क्वेश्चन को रीराइट कर सकते हैं ऐसे, 4x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, नाउ यूज द फॉर्मूला C1 माइनस C2, तो हो गया 15 अपॉन So 12 upon root 20. रूट 2. सिंपल. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है.
Now tell me one thing, you want to study more about coordinate geometry because we have different shapes, circles, parabola, या फिर you want to study calculus जहाँ पर हम differentiation, application of differentiation थोड़ा सा नया हो जाए. कैलकुलस सर. सर कैलकुलस. ठीक है, I also wanted that. तो ठीक है, फिर आगे हम कैलकुलस पढ़ेंगे. अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. तो कैलकुलस मैंने ये वर्ड पहले भी यूज किया है, और मैंने जब टॉपिक लाया था फंक्शन, तो उसमें याद हो मैंने बात की थी कि फंक्शन कैलकुलस का बेसिक है, कैलकुलस पूरी फंक्शन में ही यूज होगी. फंक्शन सबको याद है? कुछ चीजें यहाँ फंक्शन वाला ना, फंक्शन के बारे में क्या याद है तुम लोगों को? कुछ तो याद होगा. फंक्शन से सेट्स निकालते थे, कुछ ऐसा था. और किसको क्या याद है? आई नो बहुत पहले हुआ था, तो जो भी याद हो बोलो. एग्जाम्पल बोल दो. कुछ भी नहीं याद है क्या? फंक्शन में फंक्शन होता था, कोई कंडीशन देते थे, जैसे सेट आता था, उसको उस ऑर्डर में कोई वो देते थे, कंडीशन देते थे सेट में लगाने के लिए, जिससे एक नया सेट बन के आता था, ऐसा कुछ. सेट के थ्रू सब याद है. ऑल्दो मैंने दो तरीके से चीजें बताई हैं. फंक्शन की जो डेफिनेशन है दैट वाज विद द हेल्प ऑफ सेट, बट दैट वाज वेरी बेसिक डेफिनेशन जो ज्यादा क्वेश्चंस में यूज नहीं होती है. फंक्शन तुम्हें याद करो तो मैंने डेफिनेशन ये बताई थी कि a function from set A to B is defined as a relation in which each element of set A is related to one and only one element of set B. कुछ याद आ रहा है कि दो सेट के बीच में रिलेशन होता था. रिलेशन में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता था. रिलेशन में हम कुछ भी किसी को किसी से भी कनेक्ट कर दें, दैट इज अ रिलेशन. फंक्शन में दो चीजों का ध्यान रखना होता था. पहली चीज होती थी कि सेट ए के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए, मतलब 1 की कोई ना कोई इमेज होना जरूरी है, 2 की कोई ना कोई इमेज होना जरूरी है, और 3 की भी जरूरी है. दूसरी बात ये होती थी कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल दिस इज अ फंक्शन. अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि नहीं दोनों की इमेज ए है. ये नहीं कहा कि सबकी इमेज डिफरेंट होनी चाहिए, एक इमेज होनी चाहिए, 1 इमेज होनी चाहिए. यहाँ 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज भी ए है, और 3 की इमेज सी है. दिस इज द फंक्शन. ठीक है. Now this is very basic definition जहाँ से फंक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, समझाया गया. बट जब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की बात करते हैं या और टॉपिक्स बात करते हैं, तो हम सेट के थ्रू फंक्शन को डिफाइन नहीं करते, हम डायरेक्टली बात करने लगते हैं कि y is equal to 2x minus 3. दिस इज अ फंक्शन. हम खुद से ही मान लेते हैं कि हाँ ये रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन है. याद आया जहाँ हम बात कर रहे थे कि डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है. यस सर. जो सारे इनपुट्स होते हैं जो x में इनपुट किया जा सकता है वो होता है डोमेन. जो रिजल्ट निकल के आता है, जो आउटपुट निकल के आता है, उसको बोलते हैं हम रेंज. डोमेन निकालने के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता था हमें? दो ही बातें थी सिर्फ, अगर याद करो तो. इधर डिनोमिनेटर रूट के अंदर नेगेटिव में, बस सिर्फ दो बातें देखोगे और हमेशा डोमेन निकाल आएगी. डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए और रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए. रेंज निकालने में वेरियस मेथड्स थे कि हम ऑब्जर्व करें. एक मेथड ये भी था कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालें और फिर उसकी डोमेन निकाल लें. दैट वाज प्रिस्क्राइब्ड मेथड फॉर एवरी क्वेश्चन. अदरवाइज हम एनालाइज जनरली कर लें कि जैसे y इज इक्वल टू मॉड x है, तो वी कैन एनालाइज कि रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इसकी रेंज हो गई ऑल पॉजिटिव नंबर्स. याद आया? यस क्या डोमेन रेंज को रिवाइज कराने की जरूरत है तुम्हें? नो सर, याद है. ठीक है. अच्छा, हमने फंक्शन में क्या सिर्फ पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़े थे या और कोई टाइप ऑफ फंक्शन भी पढ़े थे? किसी को याद है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो पढ़े थे हमने, sin x cos x, ग्राफ वगैरह पढ़ा था ना? यस सर. ट्रिग्नोमेट्री में हाँ सर, आपने ग्राफ के साथ डोमेन रेंज. मैं कुछ फंक्शन तुम लोगों को याद जनरल फॉर्म. मैं कुछ तुम लोगों को फंक्शन याद दिलाता हूँ सो दैट रिवीजन एक हो जाए. सबसे पहले तो हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन की. तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तुम्हारा. y is equal to 2x minus 3, y is equal to x plus 5. कुछ भी लीनियर रिलेशन बना लो. दिस इज अ लीनियर रिलेशन. इसका ग्राफ हमेशा क्या होगा? ऑलरेडी पता है तुम्हें, 9th और 10th में पढ़ा है.
हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन ही आता है ना। अब अगर इसको फंक्शन भी कंसीडर करें है तो वही बात, ग्राफ तो लीनियर इक्वेशन का ही तो बन रहा है यहाँ पर। तो ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। व्हाट अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन? पैराबोला। पैराबोला। वेरी गुड। और पैराबोला में डिफरेंट कंडीशंस थी, अगर तुम्हें याद हो, कि एक्स एक्सिस को कट करता ही नहीं है, एक्सिस को टच कर सकता है, या एक्स एक्सिस को दो डिफरेंट पॉइंट पे कट कर सकता है। और पैराबोला ठीक उल्टा भी हो सकता है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स। याद आया? ये 10th में ही है। 10th में है, ठीक है। क्या मैंने तुम्हें मॉडुलस फंक्शन बताया था? सर वी शेप में। वेरी गुड। मॉडुलस फंक्शन क्या था और वो कैसे डिफाइन करना था, ये याद है क्या था? हाउ डिड वी डिफाइन मॉड फंक्शन? ऑल्दो आज भी बात हुई है उसकी। मॉडुलस फंक्शन को डिफाइन करते हैं नहीं, हमेशा ध्यान रखना, इट ऑलवेज ओपन्स इन टू वेज, एक विद प्लस, एक विद माइनस। क्या इसको और एक्सपैंड करके अगर हम लिखते हैं तो दिस इज y इज इक्वल टू x। भाई अगर इनपुट में पॉजिटिव है तो आउटपुट में जो इनपुट करोगे वही आ जाएगा। 5 डालोगे तो 5 ही आ जाएगा, 10 डालोगे 10 आ जाएगा, 3.3 डालोगे 3.3 आ जाएगा। यस सर। इनपुट पॉजिटिव आउटपुट पॉजिटिव, जो इनपुट डाल लो सेम नंबर आउटपुट में आ गया, तो क्या y इज इक्वल टू x आ जाएगा अगर x को हम पॉजिटिव डालेंगे? यस सर। यही तो बोल रहा है कि y मतलब आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट अगर इनपुट पॉजिटिव है। अगर तुम इनपुट नेगेटिव डालोगे तब भी आउटपुट कैसा आता है? पॉजिटिव। तो अगर तुमने नेगेटिव इनपुट डाला है तो आउटपुट में क्या होगा? इनपुट का नेगेटिव हो गया, नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव। यस सर। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये होता है y इज इक्वल टू माइनस एक्स अगर x नेगेटिव है। देखने में कई बार लगता है कि यार माइनस एक्स कैसे आउटपुट हो सकता है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव ही है क्योंकि x की वैल्यू हमने कैसी ली हुई है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। इसीलिए मॉड फंक्शन हमेशा दो वे में खुलेगा। अब दो वे में ये नहीं कि हमेशा तुम जीरो पे ही ब्रेक कर रहे हो, हमें देखना है कि किस पॉइंट पे जो मॉड के अंदर की वैल्यू है जीरो से बड़ी हो रही है, किस पॉइंट पे पॉजिटिव हो रही है और कहाँ पे नेगेटिव हो रही है। अगर मैं यही बोलता कि यार फंक्शन है y इज इक्वल टू मॉड x माइनस 1, तो देखो ये मॉड के अंदर की वैल्यू कब पॉजिटिव है? सर 1 या उससे बड़े। 1 से अगर बड़ा इनपुट होगा तभी तो पॉजिटिव है मॉड के अंदर की वैल्यू। तो जो भी अब ये ब्रेकअप होना है 1 पे होगा। यार अगर x 1 से बड़ा इनपुट करोगे तो जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाएगा। समझ गए? तो x माइनस 1 का x माइनस 1 ही बाहर आएगा विद पॉजिटिव साइन, वैसे का वैसा। अगर तुमने इनपुट 1 से छोटा किया है तो नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगा, तभी तो नेट पॉजिटिव बन पाएगा। यस सर। समझ गए? तो हमेशा मॉड को ध्यान रखना है कि दो तरीके से ओपन करना है, विद पॉजिटिव विद नेगेटिव। वो पॉइंट कैसे ढूंढना है, देखना है मॉड के अंदर की वैल्यू जीरो कब हो रही है, उसी पॉइंट के ऊपर नीचे चेंज होता है, उसके ऊपर पॉजिटिव उसके नीचे नेगेटिव। ग्राफ अगर याद करोगे तो देखो y इज इक्वल टू x ग्राफ लाइन होता है बिल्कुल बीचों बीच से पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। देखो खुद ऑब्जर्व भी कर सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का मतलब क्या है कि जो इनपुट डालोगे उसका नेगेटिव आउटपुट में है। तो देखो यहाँ पर -2 इनपुट तो 2 आउटपुट, -4 इनपुट तो 4 आउटपुट, जो इनपुट डाला उसका नेगेटिव आउटपुट में। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड x, वी शेप। ठीक है? यस सर। क्या आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी पढ़ा था क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसा कोई फंक्शन पढ़ा था? वैसे बाय नेम याद नहीं मतलब। ओके चलो मैं ये बार बार नहीं पूछ रहा हूँ क्या पढ़ा था नहीं पढ़ा था, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट फंक्शंस बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे डेरिवेटिव पे, डिफरेंशिएशन पे। तो ये तो है लीनियर फंक्शन, ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन। इन जनरल हम इनको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं। दिस इज मॉडुलस फंक्शन। सबने लिख लिया और बना लिया है डायग्राम वगैरह? यस सर। Next function which I'm going to define, that is greatest integer function. ये फंक्शन कैसे डिफाइन है? दिस फंक्शन इज डिफाइंड एज y इज इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ये फंक्शन क्या करता है? ये फंक्शन आउटपुट में इंटीजर देता है। और कैसा इंटीजर देता है?
इनपुट के इक्वल या उससे छोटा, इनपुट से इक्वल या उससे छोटा। तो अगर मैं इनपुट डाल रहा हूँ 3.4 तो बताओ आउटपुट क्या आएगा? सर 3.4 या उससे छोटा, जैसे कि 3। आउटपुट इंटीजर ही आता है तो 3 आएगा। अगर मैं इनपुट दे रहा हूँ 7.8 आउटपुट क्या आएगा? 7। इनपुट अगर मैं दे रहा हूँ 10 तो आउटपुट क्या आएगा? 10। इसलिए बोला गया कि या तो उसके अगर इंटीजर इनपुट दोगे तो इंटीजर ही आउटपुट आ जाएगा, सेम नंबर आ जाएगा। अगर इंटीजर नहीं होगा तो उससे छोटा इंटीजर आएगा। ठीक है, इसके डोमेन बता सकते हो क्या होगी? सर ऑल इंटीजर्स। अच्छा, क्या डेसिमल वैल्यू इनपुट भी नहीं कर सकते हो? सर ऑल रियल नंबर इनपुट करो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। कह रहे आउटपुट में इंटीजर आ जाएगा बस। तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गए, इनपुट तो हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी। कहीं कोई रूट नहीं है, कोई डिनोमिनेटर नहीं है। रेंज क्या है इसकी? इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स। ठीक है, आउटपुट तो इंटीजर ही आ रहे हैं ना। इसका ग्राफ देखो कैसा है, इंटरेस्टिंग ग्राफ है इसका। 0 से स्टार्ट करते हैं। चलो, अगर मैं 0 इनपुट करूंगा तो आउटपुट क्या आएगा? सर 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 पे 0 वैल्यू हो गई। 0.2 इनपुट करूंगा तो 0, 0.4, 0, 0.9, 0 1। 1 तो 0 से 1 के बीच में मैं कुछ भी इनपुट करूं आउटपुट 0 ही आना है, एक्सेप्ट 1। 1 पे 1 आ जाएगा। क्या इस तरह का ग्राफ बन रहा है? 0 से लेके 1 तक 0 ही रहा, 1 पे अचानक 1 पहुंच गया। ठीक है, 1.1 पे 1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.9, 1.99, 2 पे 2 हो जाएगा। तुरंत जंप कर गया। अब समझ गए, 2 से 3 तक 2 ही रहेगा, 3 पे फिर से 3 पे 3 हो जाएगा। ऐसे ही पीछे भी होगा। अच्छा, पीछे ध्यान रखना नेगेटिव में -1.2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? सोचो। 2, -1.2 का 1 -2 बोल रहा है, कोई पॉजिटिव हो जाएगा क्या? वो पॉजिटिव किसने बोला? -2 होगा ना। -1.2 तो छोटा इंटीजर क्या है? -2 है या -1 है? -2। तो नेगेटिव में ध्यान रखना कि वो चेंज होता है, क्योंकि इसमें तो हमें याद रहता है कि 7.8 है 7 बोल दो, 3.3 3 बोल दो। नेगेटिव में थोड़ा पीछे आना पड़ता है कि -3.4 है तो उससे छोटा इंटीजर होगा -4। क्या ये ग्राफ स्टेप्स की तरह दिख रहा है, सीढ़ियों की तरह? यस सर। That's why it is also known as step function. ठीक है, तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक फंक्शन है। लोग शुरू से अच्छे से समझते नहीं और सालों स्ट्रगल करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन में फंस जाते हैं। तो व्हाट आई एम प्लानिंग कि तुम अभी से इन फंक्शंस की डेप्थ और बेसिक चीजें समझो कि यार हाँ ठीक है समझ में आ गया फंक्शन, क्योंकि ठीक आई एम टीचिंग सिंस ईयर, मुझे लगता है यार कितना इजी है, बट हर साल मैं क्वेश्चन नॉर्मल देता हूँ और इसमें बच्चे गलती करते हैं। क्या इसमें कुछ भी ऐसा है जो हम नहीं समझ सकते? 10th और 9th, आई थिंक दिस इज वेरी बेसिक। एग्री? तो इन फंक्शंस की जड़ को पकड़ो, क्योंकि क्वेश्चन सारे घूम फिर के इन्हीं फंक्शन से बनेंगे जिनकी हम बात कर रहे हैं। कभी मॉड लगा होगा, कभी स्क्वायर लगा होगा, कभी कुछ और बताऊंगा, कभी वो चीजें लगी होंगी। बेसिक्स क्लियर होंगे तो आगे बहुत इजी होगा इनको हैंडल करना। कोई डाउट? टोटल कितने फंक्शंस है? वैसे तो फिर इनफाइनाइट है, लेकिन हमारे लिए काम के 7-8 ही होते हैं। सर हाँ सर, जैसे कोई डाटा गिवन होगा तो सर जब भी हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे स्टेप्स में ही आएगा। जब भी कोई डेटा गिवन होगा, डेटा कहाँ से आ गया? इस फंक्शन का ग्राफ बना हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। हाँ सर, तो कोई भी वैल्यू डालेंगे फिर उसका ऐसे स्टेप वाला ग्राफ ही आएगा। वैल्यू से ग्राफ थोड़ी आता है, फंक्शन का ग्राफ आता है ना। व्हाट डू यू मीन कि हम कोई वैल्यू डालेंगे? सर x में जैसे आप बोल रहे थे सर कोई भी वैल्यू पुट करें, इसमें एक वैल्यू डालोगे तो एक पॉइंट आएगा ना, एक वैल्यू का एक वैल्यू आउटपुट आएगा ना, ग्राफ थोड़ी ना उससे बन जाएगा। तुम बोलो 10 वैल्यूज डालेंगे तो तब सारी वैल्यूज दिख तो रही है सामने, क्या डालना चाहते हो तुम? सोचो क्या डाला है। सर नहीं सर, जैसे आपने सर पॉइंट्स बताए थे कि अगर हम 3.4 लेते हैं सर या 0.2 लेते हैं, वो तो मैं पर्टिकुलर पॉइंट बता रहा था, बट ये तो हमने सारी इनपुट पे ग्राफ बना दिया है ना। ये कंटिन्यूअस
मैं हर वैल्यू का दिखा रहा हूँ, मतलब मैंने कहाँ से दिखा दिया, 0 से लेके 1 2 3 तक बना दिया, 0 से 3 तक ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे आगे तक और पीछे तक भी। ओके सर। आई एम एग्जैक्टली नॉट गेटिंग की व्हाट यू आर आस्किंग। कुछ सर और नहीं, सर यही पूछना था सर कि मतलब जो जो ये स्टेप्स सर आपने बनाए सर, तो मतलब जब भी हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो सर कोई पर्टिकुलर पॉइंट गिवन होगा तो उसका ऐसे ही स्टेप्स बनाएगा। अगर हमें एक फंक्शन पता है उसके लिए हमें पॉइंट नहीं चाहिए, ये फंक्शन तो पहले से ही डिफाइंड है ना, तो उसका ग्राफ फिक्स है पहले से, पॉइंट गिवन होंगे उससे ग्राफ बनाएंगे, इस बात का क्या मतलब है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब अगर y इज इक्वल टू x एक फंक्शन है, ऐसा ग्राफ तो फिक्स है ना, पॉइंट गिवन है नहीं गिवन है, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस? यस सर। क्वाड्रेटिक का ग्राफ फिक्स है, पैराबोला है, उसका पॉइंट से क्या लेना देना? पॉइंट तो हम खुद से भी डाल सकते हैं, कोई पॉइंट डाल लो आउटपुट आ जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ यही होता है, ये फिक्स होता है। तुम्हें किसी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी हो तो तुम वैल्यू सोच सकते हो कि जो भी इनपुट होगा, मतलब वो तो वैल्यू बहुत इजी सोचना, ओरली हो जाएगा। ठीक है, यस सर। चलो नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। ऑल्दो ज्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन कभी कभी ये भी चीज ऐड कर देते हैं, और अगर याद नहीं होता है तो ये फालतू नुकसान होता है। बहुत ही इजी फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन है? इसको शॉर्ट में SGN लिखते हैं। दिस इज डिफाइंड एज 1। इसका आउटपुट 1 होगा अगर x 0 से बड़ा है, इसका आउटपुट 0 होगा अगर x 0 के इक्वल है, मैं बता चुका हूँ पहले, मुझे जितना याद आ रहा है, और इसका आउटपुट -1 होगा अगर x 0 से छोटा है। मतलब क्या है कि अगर मैं इनपुट में डाल दूं -10, पता आउटपुट क्या आएगा? -1 इनपुट में डाल दो 13, आउटपुट क्या आएगा? 1 1 इसकी डोमेन क्या है? ऑल all रियल real नंबर number नंबर्स। रेंज क्या है? सर 1 0 और -1 बस 3 पर्टिकुलर वैल्यू है, आउटपुट में 3 ही चीजें आती हैं, या तो 1 आता है या -1 आता है, 0 आता है। ऐसा ग्राफ कैसे हो जाएगा? x 0 से बड़ा है तो हर जगह 1 है, 0 से छोटा है तो हर जगह -1 है, और 0 पे 0 है। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सिग्नम फंक्शन। यहाँ पर हॉलो पॉइंट है, ये -1, 0 पे वैल्यू -1 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, 0 पे वैल्यू 0 है। ठीक है, मैं यहाँ बोलना भूल गया, ये मैंने पॉइंट बना रखे हैं सॉलिड पॉइंट, मतलब ये इंक्लूडेड है, हॉलो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। समझ गए कि 2 पे वैल्यू 2 नहीं है, सॉरी 1 नहीं है, 2 है, सॉलिड पॉइंट एंड हॉलो पॉइंट। ऐसे यहाँ पर मैंने तो हॉलो मतलब नहीं है और फिर सॉलिड मतलब है। दिस इज आवर सिग्नम फंक्शन। तो यहाँ देखो, हमने फंक्शन डोमेन रेंज की बात पहले भी बहुत की है, अभी भी मैंने आज बता दिए हैं। अब कैलकुलस में अगर आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, जो कि हम अगली क्लास से बात करेंगे, जो कि होनी है हमारी मंडे को। ध्यान रखना, दिस सैटरडे वी डोंट हैव क्लास। ठीक है, संडे को हमारा टेस्ट है, आई गेस लास्ट टेस्ट है हमारा, प्रिपेयर वेल फॉर इट। एंड ठीक है, और कुछ? नो नो सर, सर, मुझे मार्क्स नहीं मिलने किसी के। टेस्ट ही नहीं हुए हैं। अच्छा, फिर सर हमारे अभी तक दिए नहीं है। सर मैंने चेक किया था बट अपलोड नहीं हुआ है। हाँ तुम्हारा तो अगले साल ही होगा। सर सच में। चलो एनीवे, जिसके रिजल्ट आते जाए शेयर करते जाए करो जरूर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर। थैंक टिल यू। देन गुड बाय एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सर। सर। किस